उन्होंने ऊंचे ऊंचे होटल्स देखे थे, कभी रेजिडेंस नहीं देखे थे कि 20 फ्लोर का 15 फ्लोर का कोई रेजिडेंस है। स्टेटस सिंबल की बात नहीं है, ये रिक्वायरमेंट की बात है, नीड की बात है। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अब रियल स्टेट में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? एक रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन एक ऐसी चीजें जिनकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। रियल स्टेट का आर भी नहीं पता था मुझे। पास्ट में कुछ ऐसे बिल्डरों ने पंगे किए हैं, कुछ ऐसे बिल्डरों ने स्कैम किए हैं। और अब हम बात करेंगे कि रियल स्टेट बेसिकली है क्या, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं, किसको रेंटल प्रॉपर्टीज पे रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और किसको इन्वेस्ट करके आशियाने को बसाना चाहिए जैसा वो सोचते हैं, जैसे वो रहना चाहते हैं। प्लीज सर। देखिए क्या होता है, रियल स्टेट के बारे में सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये एक वोलेटाइल मार्केट नहीं है। वोलेटाइल मार्केट का मतलब है जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ। यू नेवर नो कि कल कहाँ स्टॉक होंगे, कल क्या प्राइस होगा, कल क्या होगा। बट ये मार्केट जो है ना बहुत स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि हमें पता है ये मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा। रियल स्टेट इज समथिंग जो कि आज अगर फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्राइस है तो आने वाले 20 साल में वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो रियल स्टेट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 20-20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। बट ये जो मार्केट है नाउ, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अब रियल स्टेट में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ की मानी जाती है? रियल स्टेट, स्टॉक, गोल्ड या फिर आपका प्रॉपर्टी। रियल स्टेट जिसे बोल, गोल्ड भी अब थोड़ा सा कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है, बट रियल स्टेट नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट पर्सन इन रियल स्टेट, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो ये सेक्टर जो है सबसे सिक्योर, सेफ सेक्टर होता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है, हमारे इंडिया के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब तक आपका खुद का घर ना हो। आप एक लेविश गाड़ी चला रहे हो, आप एक अच्छी खासी 2.5-3 लाख रुपए की जॉब कर रहे हो, एक एमएनसी में काम कर रहे हो, बट इफ़ यू आर ऑन रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो यहाँ पे ना एक सेंटिमेंट्स है लोगों का कि घर होना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जो कि बहुत ज़रूरी है घर। अगर आप घर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने घर लिया और आपकी ईएमआई बन गई, लोन लिया, आपके पास ऑब्वियसली 50 लाख रुपए नहीं होंगे लिक्विड कैश, तो आप 10% पे करोगे और बाकी का लोन ले लोगे। अब वो लोन ले लोगे, उसकी ईएमआई बनी फॉर एग्जांपल के बाद 30,000, आप रेंट पे कर रहे हो 20,000, ठीक है, तो आपको ईएमआई 30,000 है, रेंट 20,000 है, 20,000 को 30,000 में से घटा दोगे तो 10,000 बचता है। अब 10,000 पे एक्स्ट्रा देके आप खुद का घर बना रहे हो। तो लोग इस तरीके से अब लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो अब अभी पहले एज रियल स्टेट को खरीदने की, प्रॉपर्टी को खरीदने की, घर खरीदने की 50, 55, 60 साल होती थी। आज की डेट में वो एज घट के 25, 30, 35, 40 तक लोग घर ले लेते हैं, किसी कैसे भी करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो अर्निंग क्या कर रहे हैं, सैलरी क्या है। तो अभी जो लोगों का जो इंटरेस्ट बना है वो अपना प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा बना, रियल स्टेट की तरफ ज़्यादा बना है। लोग अपना पैसा अब ज़्यादा उतना स्टॉक मार्केट में नहीं करते, एज आई सेड बिफोर कि वो वॉलेटाइल मार्केट है, और यहाँ से इतना एप्रिशिएशन हो रहा है। और आने वाले टाइम में आज आप जो देख रहे हैं, आज जो आपको 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग जो दिखती है, वो आने वाले टाइम में वो 100 फ्लोर, 150 फ्लोर्स की हो जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन घट नहीं रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि घर चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स ऐसे हो चुके हैं इंडियंस के स्पेसिफिकली कि नहीं, हमें अपना खुद का घर होना चाहिए। तो ग्रोथ बहुत है, और लोगों को, मेरे हिसाब से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए रियल स्टेट में। आप 25 के हुए नहीं, अभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको, अगर आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के, या आपका सिविल अच्छा नहीं है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप 5-5 लाख, 3-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, वो एक पूल बनता है। जैसे कि प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे 1,000 लोगों ने अगर 5-5 लाख रुपए डाले तो वो प्रॉपर्टी की कीमत पे आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब जिस हिसाब से उसके प्राइस बढ़ेंगे, या तो प्राइस पे वो बिल्डिंग सेल कर देंगे, जो भी उसका एप्रिशिएशन आएगा वो आपको दे देंगे, या फिर अगर वो रेंट पे जाती है तो वो उसी प्रोपोर्शन में आपके साथ रेंट शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो अभी मेजरली सब लोग रियल स्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रही बात अब स्कैम की, फ्रॉड की, अब लोग खरीदने से डरते हैं।
क्यों डरते हैं? यार आई डोंट नो कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे बिल्डरों ने पंगे किए हैं, कुछ ऐसे बिल्डरों ने स्कैम किए हैं जिसके अंदर लोगों को घर नहीं मिले। 10 साल हो गए, बिल्डरों ने वादा किया 5 साल का, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोगों को घर ही नहीं मिल रहे। घर ही नहीं मिले। वो क्या था, वो टाइम था यहाँ पे, अगर मैं स्पेसिफिकली इस नोएडा दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, ये एक डेवलपमेंट का टाइम था 2008, 9, 7। यहाँ पे हाई राइज का ज़माना आया कि हाई राइज बनेंगे, लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग था। उन्होंने ऊंचे ऊंचे होटल्स देखे थे, कभी रेजिडेंस नहीं देखे थे कि 20 फ्लोर का 15 फ्लोर का कोई रेजिडेंस है। बहुत फैसिनेटिंग था, लोगों ने कहा ठीक है हम लेते हैं। तब आके सेल आनी स्टार्ट हो गई, बूम आ गया, रियल एस्टेट में बूम आ गया। अब बिल्डरों के पास एकदम से इतना पैसा आया तो उन्होंने कहा सोचा कि यार डिमांड तो भरपूर रहेगी, अब एक काम करते हैं लैंड एक्विजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्होंने इतना लैंड एक्विजिशन कर लिया, नए नए हर महीने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। उस हिसाब से उतनी डिमांड नहीं आई, उस हिसाब से कैश फ्लो उतना बन नहीं पाया, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई या बंद पड़ गई। 2 चीज़ हुई, या तो कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई या बंद पड़ गई। अब स्लो में भी लोगों को पोजीशन नहीं मिलेगा और बंद में भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर शोर मच गया कि यार सब बिल्डर फ्रॉड होते हैं, ये घर नहीं देते, स्कैम करते हैं वगैरह। ये देखने के बाद गवर्नमेंट की नज़र पड़ी, जब FIR होने लगी बिल्डर के नाम पे, केसेस अथॉरिटी में केसेस जाने लगे, सारी चीज़, कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन लाते हैं जिसे रेरा बोलते हैं। अब इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि रेरा आ गया। रेरा के आने की वजह से जैसे सेबी होता है, RBI होता है बैंकों के लिए, IRD होता है इंश्योरेंस लोन वगैरह के लिए, तो ऐसे ही रेरा होता है आपका प्रॉपर्टी लाइन के लिए, रियल एस्टेट के लिए। उसमें क्या होता है, कोई फ्रॉड कोई स्कैम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें मेंटेन होती है। तो ये आ गया, इसके आने के बाद चीज़ें सुधर गई। अब बहुत ही सेफ सिक्योर आपको बोल रहे हैं अगर 5 साल तो 5 साल में आपको डिलीवरी मिल जाएगी प्रोजेक्ट के अंदर, तो अब वो टेंशन नहीं है। तो ये है रियल एस्टेट की कहानी। और ये जो चाइना के बारे में थोड़ा सा बात करें, चाइना में 90 दिनों में बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, ये क्या है इस पर थोड़ा सा? ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की क्या बात है, यह अभी भी करंटली हो रहा है बट अभी वाइडली स्प्रेड नहीं है ये चीज़ें। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग मशीन होते हैं जो आपकी बिल्डिंग बनाती है। तो वो क्या होता है कि आप उसमें सीधा सीधा आप अपना नक्शा अपलोड करो, उसके अंदर रॉ मटेरियल डालो, वो अपने आप ही आपको, इनफैक्ट आप तो 90 डेज में कह रहे हो कि एक घर 3 दिन में बन के रेडी हो जाता है, ऐसा भी है। तो अभी ये क्या कह सकते हो कि ये आपका ट्रायल बेसिस पे चल रही है। अभी इतना कुछ घर बने हैं इंडिया के अंदर भी, इंडिया की भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस तरह की 3D प्रिंटिंग हाउस देती है। नाम आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। बाकी जापान में, आपका चाइना में, ये सब लोगों ने 8-8 फ्लोर की बिल्डिंग 90 दिन में बना के रेडी कर दी है। बट ये अभी वाइडली यूज़ नहीं हो रहा। कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ जब तक वाइडली यूज़ नहीं होगी तब तक वो सक्सेसफुल नहीं है। तो अभी क्या बोलते हैं आप उसको, इसके क्या बोलते हैं उसको, अभी एक तरीके से बीटा वर्जन या प्रोएटा बेसिस पे ये चीज़ें चल रही हैं। अभी देखिए, अभी ट्रांजैक्शन देखिए आप रियल एस्टेट का, पहले रेड ब्रिक यूज़ होती थी, उसके बाद ऐश ब्रिक आई, सीमेंटेड ब्रिक, क्योंकि भट्टे वगैरह पोल्यूशन की वजह से बंद कर दिए थे। फिर ऐश ब्रिक आई, ऐश ब्रिक खत्म होने के बाद क्या आया, माइवन टेक्नोलॉजी आई। माइवन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पूरे नक्शे का फ्रेम बनता है, उसमें RCC डालते हैं और बना के रेडी कर देते हैं। जो बिल्डिंग 2 साल में बनती थी वो 1 साल में बन के रेडी हो जाती है, क्योंकि स्लैब जल्दी डल जाते हैं। अब इसके बाद नया कुछ और आएगा, नई और कुछ टेक्नोलॉजी, मे बी 3D प्रिंटिंग आने लगे या और भी कोई, बट ये ट्रांजेक्शन चलती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले 4 फ्लोर की बिल्डिंग बहुत बड़ी लगती थी, आज 20 फ्लोर की बिल्डिंग, 30 फ्लोर की, 35 फ्लोर की छोटी बिल्डिंग लगती है। आने वाले फ्यूचर में 100 फ्लोर की बिल्डिंग, 150 फ्लोर की, वो हमें आम लगने लगेगी। तो ये चल रहा है धीरे 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 धीरे, इट्स स्प्रेडिंग वाइडली इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। तो ये चीज़ें चल रही। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि एक स्टेटस सिंबल है जिसके पास एक अच्छा घर है? स्टेटस सिंबल होना कि भाई आप विला लेविश विला बना रहे हो या लेविश कोठी आपने बनाई है, घर एक फ्लैट जहाँ पे मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, तो मेरी ये नीड है, ये मेरे लिए लग्जरी नहीं है। लग्जरी होगा मेरे पास खुद का घर है, फिर मैं कोई विला बना रहा हूँ या आउट ऑफ स्टेशन कुछ जाके वहाँ पे एक लेविश फार्म हाउस ले रहा हूँ, वो एक वो हो गया। तो ये, और ये एक ऐसी चीज़ है इसको सबकी नीड है, सबको नीड है। रियल एस्टेट घर एक सबको चाहिए, चाहे मेरे भाई के पास खुद का घर है, मेरे पेरेंट्स के पास खुद का घर है, मुझे भी एक अपना घर चाहिए। इरिस्पेक्टिव मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ, डजंट मैटर उन्हीं के घर में, बट मेरे को अपना खुद का घर भी एक खरीदना है। तो ये नीड है, बेसिक नीड है। ये बेसिक नीड है कि हर एक इंसान को एटलीस्ट अ पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए।
आप 2-3 करते हो तो आपको एक फिक्स रेंटल, जॉब क्या है, जॉब है नहीं है, ले ऑफ हो गया, अभी इतने ले ऑफ हो रहे हैं IT सेक्टर्स वगैरह में, अगर आपके पास घर है एंड आपने एक रेंटल इनकम फिक्स बना रखी है 50,000 1 लाख रुपए महीने की, तो आपको तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉब रहे ना रहे, आपको 6 महीने घर बैठना पड़े विदाउट जॉब तो भी कोई इशू नहीं है। तो अपनी सिक्योरिटी पहले ही कर लो। और ये अर्ली 40s, आप 40 क्रॉस करने से पहले ना एटलीस्ट आपके पास एक रेंटल इनकम होनी चाहिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की, कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, ले ऑफ हो जाए, मार्केट शट डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी इनकम आपको आती रहेगी। तो ऑलवेज क्रिएट एटलीस्ट 3 to 4 प्रॉपर्टी इन योर लाइफ टाइम। ये एक हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं कोई टॉप 20% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 50% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन। और अब हम बात करेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज किसको खरीदनी चाहिए। जैसे कि अब हम बात करते हैं मार्केट, जो मॉल्स आ रहे हैं, मॉल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अब एक मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक जैसे ज़ारा ले लिया, एक कुछ अलग खोल दिया, किसी ने मिल्क शेक की कोई खोल दी, कि विंटर्स खोल दिया। तो गुड़गांव नोएडा में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे भी बन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। देखिए, अब इन्वेस्ट कहाँ करें, आपका क्वेश्चन ये था। 2 जगह इन्वेस्टमेंट होती है, एक कमर्शियल में होती है, एक रेजिडेंशियल में। तो रेजिडेंशियल में आपका प्लॉट, फ्लैट, कोठी सब कुछ आ जाता है। कमर्शियल में आपका मॉल, शॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए, आपको ROI अगर मैं समझाऊं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में क्या रहता है और कमर्शियल में क्या रहता है, आपका रेजिडेंशियल में 2% 2.5% का रिटर्न रहता है, ROI जिससे बोलते हैं। जो आपने पैसे लगा उसका रिटर्न कितना आ रहा है, तो महीने का 2% या 2.5% रहता है। कमर्शियल के अंदर वो परसेंटेज आपका चला जाता है लगभग 5 से लेके 6, 7, 8% तक का भी आपको ROI मिलता है। बट घर आप कहीं पे मिले, कैसे मिले, आपको ROI ये आना ही आना है। कमर्शियल का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने राइट जगह नहीं खरीदा है तो हो सकता है वो आपको ROI उतना ना दे। तो हमेशा कभी भी ROI अच्छा चाहिए तो ऑलवेज फाइंड अ गुड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट। ऑलवेज फाइंड अ गुड कंसल्टेंट जो आपको कंसल्ट करे, आपको बताए कि इस प्रॉपर्टी में नहीं, इस प्रॉपर्टी में आप लें तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड ROI आएगा, या बाद में फ्यूचर में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। लोग ना थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में ना दे वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द बिल्डर कि यार मैं खुद खरीद लूंगा उससे जाके। हाँ, छोटे मोटे कुछ थोड़े ब्रोकरेज वगैरह ये सब निकल बचाने के लिए या कंसल्टिंग फी बचाने के लिए दे वांट टू बाईपास दिस कंसल्टेंट। बट वो हमेशा आपको ना, अगर एक अच्छा और एक रिलायबल और एक अच्छी कंपनी के थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं या हंट करते हैं या बाय करते हैं, तो दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आई एम फ्रॉम दिस सेक्टर ओनली, बट मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे अकेले, मैं कह रहा हूँ किसी से भी, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, आप कहीं से भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। मेरा पॉइंट ये है कि फाइंड द गुड कंपनी, फाइंड द गुड पीपल एंड इन्वेस्ट विद देम। उनके साथ उनको पता है मार्केट का कि ये वाला कमर्शियल चलेगा, चलिए ये वाला रेजिडेंशियल में आपको ROI क्या आएगा, या ये वाले रेजिडेंशियल में आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी। तो ऑलवेज बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। तो वो हम कैसे मतलब सर्च कैसे करें, अगर कोई एक जेन्युइन ऑथोराइज्ड, हम कैसे पता लगाएं कि ये बंदा जेन्युइन है या ये ऑथोराइज्ड? बिल्कुल जी, देखिए, एक होते हैं इंडिविजुअल कंसल्टेंट होते हैं कि, या आप ब्रोकर कह सकते हो। एक होती है कंपनी, पूरी एक अपना कॉर्पोरेट कल्चर के साथ कंपनी चलती है, सारे ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिफोर सेलिंग एनी प्रोजेक्ट। वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वो आपको देखते हैं, वो देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ मैच हो रही है, आपको क्या चाहिए, आप एंड यूज़र हो, आप इन्वेस्टर हो, आपको आसपास की लोकेलिटी कैसी चाहिए। विजिट देयर ऑफिस, उनके ऑफिस जाओ, उनके ऑफिस में उनके सीनियर से मिलो, उनको समझने की कोशिश करो। रैंडमली ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करो, मतलब आप रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च आपको एटलीस्ट यहाँ तक करना पड़ेगा कि आप जिसके थ्रू खरीद रहे हो एटलीस्ट दे हैव सम रिलायबल नेम इन द मार्केट, कि हाँ ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑलवेज जिससे भी कर लो कि आपके पास रेरा नंबर है, क्योंकि बिल्डर के पास रेरा नंबर होता है और बेचने वाले के पास भी रेरा नंबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का है जिससे भी आप खरीद रहे हो, आपके पास रेरा नंबर है या नहीं है, आपके पास MSME सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपका क्या क्या प्रोजेक्ट में, तो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, आपको वो कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे जहाँ पे आपका नुकसान हो, क्योंकि उनकी कंपनी पे भी सवाल उठ सकते हैं। तो वो चीज़ ऐसी करेंगे
जो कंपनी बिल्ड हुई है वो कंपनी उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब के लिए उनके क्लाइंट्स और भी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को लें और भी ज़्यादा स्केल जाए मार्केट। तो रोहित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करने में एक थोड़ा सा मिडिल क्लास जो फैमिली है वो थोड़ा सोचती है, समझती है, फिर इन्वेस्ट करती है। तो क्या आगे भी बढ़ेंगे ये आने वाले years में? देखिए ये ना अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चल रहा है कि क्या अब हमें अभी प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी थोड़े प्राइस गिरेंगे, कम होंगे तो हम तब खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसको समझने के लिए इसकी जर्नी समझो। इनिशियल स्टेज पे प्राइस, आज से अगर 2 साल पुरानी बात करूँ तो एवरेज प्राइस नोएडा एक्सटेंशन, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ तो 3400-3500 रुपये का प्राइस था। 1 साल बीता, वो प्राइस हो गया आपका 5000-5500 पे। आज करंट सिनेरियो में प्राइस ट्रेड कर रहा है आपका 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10000 पे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज प्राइस अगर मैं देखूँ तो 8000 से लेके 10,000 पे सेल हो रहे हैं प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि यार ऑलरेडी 3000 से मार्केट उठी थी और ये आज 8, 9, 10,000 पे आ गई है। क्या ये और ऊपर जाएगी? क्या इसका प्राइस आने वाले समय में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या प्री लॉन्चिंग पे है 13, 14, 15, 16,000 तक पहुंचेगी ये मार्केट? तो मैं कहता हूं कि डेफिनेटली पहुंचेगी। नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड कि नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा में जब प्राइस होते थे आपके 8-9 हज़ार, तब नोएडा एक्सटेंशन में उसके आधे रेट पे प्रॉपर्टी बिकती थी। आज नोएडा एक्सटेंशन और आपका सेंट्रल नोएडा दोनों के प्राइस सेम है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले टाइम में, और ये मेरी रिसर्च कहती है कि अभी जो प्राइस जाएंगे 13, 14, 15, 16,000 तक जाएंगे। ये भी कोई लग्जरी वाले प्राइस नहीं है। लग्जरी वाले प्राइस तो 16-17,000 से स्टार्ट होते हैं और वो 40-50,000 तक जाएंगे। तो मूव इन वाले नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि अभी और कुछ टाइम रुक जाएं तो प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। 2028 तक प्राइस ऊपर ही जाएंगे। 2028 के बाद प्राइस स्टेबल होगा, वहीं रुकेगा कुछ समय के लिए, फिर दोबारा पुश लेगा। तो जिनके भी डिसीजन बन रहे हैं, जिनके भी दिमाग में है यार प्रॉपर्टी मुझे आज खरीद लूँ या नहीं खरीदूँ, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जाओ और प्रॉपर्टी खरीदो, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी आप 1 साल बाद बोलोगे यार उस टाइम पे भी खरीद लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। और हर किसी की फैमिली में एक ना एक बंदा ये कहता बस सुनेगा, यार यहाँ हमने अगर लैंड लेते तो मज़ा आ जाता, इस घर में अगर ख़रीद लेते तो आज इसके 3 प्राइस हो गए हैं। तो वो गलती आप ना करो, अपने पुराने लोगों से सीखो और आज ही इन्वेस्ट करो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ आप इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाइजली इन्वेस्ट करो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो, जैसा कि सर ने बताया। रिसर्च करो पहले मार्केट की, ये देखो कंपनी के पास एरा कितने हैं, और इन सबको मद्देनजर रखते हो मतलब इसको पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस करो। 2-3 कंपनी के विजिट्स करो, रुक के आराम से सलाह मशवरा लेके तभी कोई प्रॉपर्टी को खरीदो, ताकि आप स्कैम से बचे रहो। अब जब हमारे साथ प्रॉब्लम, जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, वो डिसीजन ना लेने का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम क्या करते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ बात करते हैं। हम इस कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, इस कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट, हम 4-5 से बात करते हैं ताकि हम थोड़ा प्राइस में थोड़ा नेगोशिएट कर पाए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम 5-6 लोगों से बात करते हैं ना, तो वो 5-6 लोग क्या आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, और आपको कन्फ्यूजन अलग होती है यार। क्योंकि हर कोई वहाँ आपको बाय करने के लिए ज़्यादा पुश करेगा कि जहाँ पे उसको ज़्यादा इंसेंटिव आ रहा होगा, क्योंकि आपसे तो इंसेंटिव वो लेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम लोग इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में कहीं ऐसी जगह डिसीजन लेते हैं जहाँ हमें नहीं लेना चाहिए था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये और रहेगा कि ऑलवेज फाइंड वन पर्सन और उससे बोलो कि दिस इज माय रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू डू इट ऑन बिहाफ ऑफ मी। जी बस यही चाहता हूँ मैं ऐसा हो। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी रियल स्टेट के और पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सर का मैं वेबसाइट और मेंशन इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा पर्सनल। मैं ये नहीं कह रहा आप इनसे प्रॉपर्टी खरीदो, नॉट आई एम गोना स्पॉन्सरशिप एंड ऑल, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप एक व्यू लो, क्योंकि आज नहीं तो कल देखो सबको बेसिक नीड है। मुझे भी कल को घर खरीदना है, 1-2 साल में मुझे भी एक बेटर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑब्वियसली मैं सर से ही लूँगा क्योंकि ट्रस्टेड है और बहुत साल से मुझे जानते भी, 8-10 साल से कनेक्शन है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस रिलेशनशिप को, जो फैमिली रिलेशनशिप है हमारा, वो तो एक अलग चीज़ है, पर्सनल है, बट
आपको नंबर दे दूंगा जिससे आप सिर्फ एक आइडिया ले सको। मैं ये नहीं कह रहा आप खरीदो, एक आइडिया में क्या होगा, आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। क्या पता आपकी एक इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख दे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्लेजरलेस टाइम। नाइस टू टॉक टू यू सर। गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा जिस जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आए थे वो जानकारी आपको मिल गई होगी और आप अपनी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में कैसे, कब और क्यों करनी है उसका सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आप पे नोटिफिकेशन जाती रहे और ऐसी मज़ेदार कूल वीडियोस आती रहे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लव यू ऑल।